बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इस पर हम बात करेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद से जाके किसी भी जगह से कोई भी दवाई लेके अपनी बॉडी में इनटेक करवाना कितना नुकसानदेह हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन या किसी भी मेडिकल स्टोर वाले या किसी फार्मेसी पे जाके या किसी फार्मासिस्ट से बगैर किसी डॉक्टर से डायग्नोज करवाए हुए कोई भी मेडिसिन लेना, वो आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट डाल सकती है और कितने उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट का मेडिकल स्टोर के अंदर या फार्मेसी के अंदर या फार्मा इंडस्ट्री में क्या रोल होता है। फिर अगर डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो कि डायग्नोज हो, फिर उसके मुताबिक जो भी हमने मॉलिक्यूल या कंपोजिशन लिखी है, एक फार्मासिस्ट आपको किस तरह हेल्प कर सकता है और किस तरह आपकी मेडिकेशन की डोज को एडजस्ट करने में, डोज बनाने में या डोज की सही रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने में उसका क्या किरदार होता है। फार्मासिस्ट हमारे मुल्क में किस मुश्किलात का शिकार हैं और फार्मासिस्ट की हमारे मुल्क में कितनी ज़रूरत है। हर फार्मेसी के ऊपर या हर मेडिकल स्टोर या हर बड़े डेवलप हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट रखना क्यों ज़रूरी है और फार्मासिस्ट का रोल क्या है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फरीहा अनमोल, जो कि फार्मासिस्ट हैं और जो फार्मासिस्ट की एक बॉडी है जो कि उनके इलेक्ट होते हैं। फिर फार्मासिस्ट अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी मैनेज करते हैं। फिर फार्मासिस्ट की जो मुश्किलात हैं उनको किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के आगे किस तरह रखना है, उन सारे मामलात पर बाखूबी नज़र रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। जो भी कोई गेस्ट हमारे स्टूडियो में जब पहुंचता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपकी एजुकेशन और जो आपकी पर्सनैलिटी है इसको मेंटेन करने में आपको कितनी मुश्किलात आई। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और हेल्थ पे बात करना, स्पेशली आज का जो टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा है कि आज ज़रूरत है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस रखने की। तो अपने बारे में अगर मैं ये बताऊं तो मैंने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी फार्मेसी की डिग्री की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। वहाँ से मैंने अपना एमफिल भी किया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। और उसके बाद जो है वो मेरी मेडिसिन से रिलेटेड जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। मैंने सेल्स और मार्केटिंग में भी सर्व किया है पाकिस्तान की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड देन जो है वो मैंने, आप कह सकते हैं, रिटेल का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। एंड देन जो है फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। माय फर्स्ट पोस्टिंग जो थी वो DTL मुल्तान में थी, जिसको मैं लोगों को बताना चाहूँगी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मुल्तान, तो वहाँ पे थी। उसके बाद ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री लाहौर में सर्व किया। एंड नाउ जो आई एम सर्विंग इन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में। मैं मेयो हॉस्पिटल, एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल में सर्व कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि हमने सेल्फ मेडिकेशन आज का हमने टॉपिक रखा हुआ है। जी सर। आपने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप सर्व कर रही हैं तो इस दौरान में आपने क्या महसूस किया कि एक फार्मासिस्ट की एक हॉस्पिटल में ज़रूरत क्यों पेश आती है? सर आज फार्मासिस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल, फार्मासिस्ट की जो है वो वन ऑफ द, कह सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। सो हमने शायद बहुत लेट रियलाइज़ किया फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लोगों में जो है वो एक्सेप्टेंस जो है वो आ चुकी है। इवन डिफरेंट कैडेट्स में भी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, जनरल पब्लिक में भी जो है एक्सेप्टेंस आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो मसले मसाइल होते हैं वो सारे मेडिसिन से रिलेटेड ही होते हैं कि भाई दवाइयों की अवेलेबिलिटी का मेक श्योर करवाना, स्पेशली साइड इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस जैसी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैंने देखा कि सिर्फ प्रिक्योरमेंट तक ही जो है, स्पेशली अगर मैं मेयो की बात करूँ तो हमारे वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 फार्मासिस्ट जो है, पूरा एक सेटअप है। तो पूरे 60 फार्मासिस्ट जो है वो मौजूद हैं, जिसमें क्लिनिकल सेटअप में भी वो आ रहे हैं, मतलब वार्ड फार्मासिस्ट भी हैं, वो फार्माकोविजिलेंस को भी देख रहे हैं, प्रिक्योरमेंट को भी देख रहे हैं, मेडिसिन स्टोर्स भी देख रहे हैं, OPDs भी देख रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ अगर आप नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूरा सिस्टम वन ऑफ द कोलैप्स भी कर सकता है। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी भी हमारे मुल्क में फार्मेसीज हैं या छोटे मोटे मेडिकल स्टोर्स हैं, आप बीइंग फार्मासिस्ट क्या समझती हैं कि उसके ऊपर क्वालिफाइड बंदे का होना क्यों ज़रूरी है? सर ये तो एक बहुत ही वो डिबेट है, किसी दिन अगर सिर्फ आप यही टॉपिक रखेंगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। लेकिन इसको कट शॉर्ट करके ये कहूँगी कि जैसे आपको पता है कि 2007 में जो है वो हमारे ड्रग एक्ट 1976 में जो है वो पंजाब ड्रग रूल्स आए थे।
उसमें स्केड्यूल जी जो था वो हाईलाइट किया गया था। वो एक यही डिफरेंस था कि मेडिकल स्टोर्स को जो लाइसेंस दिया जा रहा है और जो फार्मेसी को दिया जा रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो है जी स्केड्यूल जी का, कि कुछ सर्टन काइंड ऑफ मेडिसिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं ना ऑथराइज प्रिस्क्राइबर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकती हैं, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी में ही अवेलेबल हो सकती हैं, आपके मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा तो मेडिसिन वो अवेलेबल होंगी, और वो फिर मेक श्योर करेगा उसकी काउंसलिंग करना, उसको सही तरीके से आपको गाइड करना, उसका मिसयूज ना हो, उसको रोकना, और स्पेशली जो सेल्फ मेडिकेशन है उस पर को भी रिड्यूस करवाना। सो अगर फार्मासिस्ट होगा ये काम हो सकेगा सर। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक आम आदमी ये समझे कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में फ़र्क क्या है तो कैसे समझे? मेडिकल स्टोर, हाँ जैसे मेडिकल स्टोर में और फार्मेसी में ये फ़र्क है कि जो एक मेडिकल स्टोर होता है उसमें ना कुछ जो जनरल कुछ आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो जो है वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे जो है आपको एक डिस्पेंसर मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहते हैं, ठीक है, जो 2 साल का डिप्लोमा होल्डर होता है। तो वो आप कह सकते हैं कि उसका कस्टोडियन होता है। तो उसकी ज्यूरिडिक्शन में जो दवाइयाँ आ सकती हैं एज पर ड्रग लॉ, वो वहाँ पे वो उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन कंपेयर जो फार्मेसी होती है वहाँ पे आपको फार्मेसी टेक्नीशियन भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो सुपरविजन है वो एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो 5 साल की डॉक्टरेट डिग्री लेके आया है वो उसको सुपरवाइज कर रहा होगा, और उसको वही जो मैंने बताया कि स्केड्यूल जी के अकॉर्डिंगली हर तरह की दवाइयाँ वो रख सकता है। उसमें आपके पास एंटी डिप्रेसेंट्स आ सकती हैं, वैक्सीन्स आ सकती हैं, एंटीबायोटिक्स आ सकती हैं, नार्कोटिक्स आ सकता है, मतलब वो उस चीज़ के लिए ऑथराइज है क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ को सही तरीके से किस तरह से देना है। सो दिस इज अ डिफरेंट, कि एक मिनी स्टोर आप कह सकते हैं और एक प्रॉपर फुल फ्लेज स्टोर। अगर नॉर्मल लोगों में बताऊं कि एक होता है ना एक मोहल्ले की दुकान हो गई, एक सुपरमार्केट हो गई, सो ये एक डिफरेंस हो गया मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ मेडिकेशन, हाँ जी, खुद से अपना इलाज करना और खुद से कोई भी दवाई जो है वो इसका इंटेक करना। हाँ जी, आप बीइंग अ फार्मासिस्ट आप क्या समझती हैं कि सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह होती है? सर सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना लोगों का एक बिलीव है, उनको लगता है कि जैसे कोई छोटी मोटी इलनेस हो गई है, कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो गया है, तो उनको लगता है कि जो माइनर इलमेंट्स होती हैं उनके लिए शायद कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, कि आपको मेडिकल एडवाइस नहीं चाहिए होती, उसमें हम खुद ही दवाई खा के जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि अगर आप शॉर्ट टर्म में, ये अगर होता है ना कि शॉर्ट टर्म नहीं होती, अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने अगर एक पेन किलर भी ली है तो लॉन्ग टर्म में वो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए कॉज कर सकती है, तो वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि थोड़ी देर के लिए आपने हो गया कि दवाई खा ली, चलें एक आध दिन तो चलें हो गया ठीक, लेकिन अगर आप उसको हैबिट बना लेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपके, वो कहते हैं ना, आपके गुर्दे डैमेज कर सकता है, आपके ऑर्गन डैमेज कर सकता है, हर तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो नुस्खाजात आपकी नज़र से गुजरें, उनके ऊपर अगर प्रॉपर डोज मेंशन ना हो तो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप उस डोज को मैनेज कैसे करते हैं? उसके लिए तो ये है कि अगर तो मेरा एक्सेस हो कि उस टाइम मैं प्रिस्क्राइबर को अप्रोच कर सकती हूँ, ठीक है, अगर मैं मतलब जैसे कॉल कर सकते हैं, अगर उस टाइम पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपीडी फार्मेसी में डील कर रही हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी प्रिस्क्रिप्शन आ जाए तो उस टाइम जाहिर बात है जिसने प्रिस्क्राइब किया होगा वो उस टाइम ओपीडी में मौजूद होगा, तो बीइंग मैं कॉल के थ्रू अगर जानती हूँ तो कर लूँगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इसमें ज़्यादा अलर्ट है, मुझे जाकर ही करना पड़ेगा क्योंकि मतलब नहीं हो सकता कि मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं पर्सनल विजिट भी कर लेती हूँ। लेकिन इन केस ऐसा नहीं होता, कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, तो फिर आप पूरी प्रिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं, आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं वो किस कंडीशन के लिए दी जा रही हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली फिर आपको आइडिया हो जाता है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट फिर हम उसको एडजस्ट करके, ताकि पेशेंट के वेलफेयर के लिए कि उसको सही दवाई मिल जाए और टाइमली मिल जाए चीज़ें, तो फिर हम इस तरह से उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप सर्व कर रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो हमारी जो जितनी भी पेशेंट्स होते हैं ना उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाइयों के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं होता? वैसे अभी तो ट्रस्ट हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब देखें हमारी मेडिसिन सीएम भी जो है वो फ्री मेडिसिन जो है वो पूरे मतलब कहते हैं पूरे पंजाब में जो है प्रोवाइड कर रही हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और लिटरली लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो अब जो है, लेकिन ये है कि पहले मतलब होगा हाँ कि कुछ है लोगों की थोड़ी सी साइकी है कि उनको इतना ट्रस्ट नहीं होता, उनको शायद लगता है कि जो चीज़ आजकल ब्रांड का एक कल्चर है तो उनको लगता है कि जो चीज़ ब्रांडेड है तो वो ही अच्छी होगी। या दूसरा ये हो जाता है कि हमें कहते हैं ना कि मुफ्त में हमें कोई चीज़ मिल जाए ना तो हमें उसकी शायद उतनी कदर नहीं होती, ये भी एक चीज़ है, तो शायद इस वजह से। लेकिन अब यह है कि विद द टाइम लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, और क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और दवाइयाँ की आपको पता है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो अगर वो फ्री में मिल रही हैं तो अब लोगों का वो ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है उस तरह से, क्योंकि वो थोड़ी सी उनकी अप्रोच से फिनेंशियली भी दूर होती जा रही हैं, तो आई थिंक उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने देखा डॉक्टर साहब वायरल डिजीज़ के ऊपर काफ़ी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं,
इनकी दवाइयाँ रखने का जो टेम्परेचर और बाकी जो चीज़ें होती हैं इसको मेंटेन करने का, क्या आप ये समझती हैं कि वो रिलायबल होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल रिलायबल होता है। जैसे अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, ठीक है, हमने इसमें कोल्ड स्टोरेज रूम्स जो है वो बनाए होते हैं, जैसे आप वैक्सीन्स वगैरह रख रही हैं, तो ये सारा प्रॉपर तरीका जो है वो, मैंने वही कहा ना कि जैसे आपने शुरू में बात की कि एक मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में, तो दिस इज अ डिफरेंट कि वहाँ पे एक जो इंसान उसको सुपरवाइज कर रहा है वो क्वालिफाइड उस चीज़ के लिए, वो एक डॉक्टरेट डिग्री लेके बैठा है वहाँ पे, तो इसलिए उसको पता था। अगर मैं म्यो की भी बात करूँ, जहाँ पे भी इवन अगर हमने एमरजेंसी में भी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, इवन मेन स्टोर्स में भी रखी हुई हैं, तो हमने उसके लिए पूरे वो एरियाज बनाए हुए हैं वहाँ पे, और इसके अलावा उसको सुपरवाइज जो कर रहा है वो वही एक एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन है, तो पूरे प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, उसको चेकिंग हो रही होती है रेगुलरली, तो ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं। कोल्ड स्टोरेज है, उनके डाटा लॉगर्स लगे होते हैं, हर चीज़ें, इवन रेफ्रिजरेटर्स हैं तो उनके टेम्परेचर्स रोज चेक हो रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो हर चीज़ों को इस तरह से रखा जा रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि कुछ लोग और कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जब आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे और यहाँ पे मेडिकल्स के रूल्स के अंदर फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा। कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो आपको ओवर द काउंटर मिल सकती हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो क्या हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ईजीली हर बंदा खरीद सकता है? इजी जैसे कौन से, ऑब्वियसली आपने खुद ही वो चीज़ बता दी कि जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, तो वो जो है वो नॉन प्रिस्क्राइब मतलब मेडिसिन होती हैं, तो वो जो है वो पेशेंट ले सकता है। जैसे इसमें आपकी जो माइनर एलिमेंट्स की होती है ना, वो दवाइयाँ जो है इसमें आ सकती हैं, जैसे इसमें आप वो कहते हैं ना थोड़ी सी दर्द की, बुखार की, इस तरह से, लेकिन वो भी अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ी सी उसके लिए भी काउंसलिंग जो है ज़रूरी होती है, क्योंकि वही ना अगर आप एक बार उसको अलाउ कर देते हैं तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जो है वो चला जाता है कि लास्ट टाइम मैंने ये दवाई खाई थी, इससे आराम आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बार बार वही खाकर जो है वो लॉन्ग रन में वो कितनी कॉम्प्लिकेशन अपने लिए क्रिएट कर रहा है, तो वो चीज़ें जो आ जाती हैं इस तरह से। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, मल्टीविटामिन्स हो सकती हैं, यानी कि इस तरह से जो इतने आपके साइड इफेक्ट्स नहीं मतलब कोर्स कर रही हैं, वो सारी जो है ओवर द काउंटर में हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन अगेन वो यही है कि अगर आप फार्मेसी से लेंगे, वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद होगा, तो मेक श्योर करें कि आपकी जो है वो काउंसलिंग जो है वो हो, और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप उस मेडिसिन को लें, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जैसे हम कुछ सिरप लेते हैं बुखार के लिए, खांसी के लिए, हाँ जी। तो घरों में माएँ अपने बच्चों को देती हैं, 1-2 दिन देने के बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है, और वो दवाई खुली उनके घर में पड़ी रहती है। अब वो खुली हुई दवाई कब तक इस्तेमाल हो सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हमारी बहुत सारी पब्लिक को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसमें ये होता है कि देखिए, एक होती है शेल्फ लाइफ उसकी, ठीक है, और एक उसकी वो जो एक्सपायरी की हम बात करते हैं वो होती है, तो दोनों में एक सर्टन डिफरेंट होता है। मतलब एक अगर मैं नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में चीज़ें समझाऊं कि एक उसकी खुलने से पहले वाली चीज़ें हैं, अगर उसके ऊपर जो एक्सपायरी मेंशन लिखी है ना कि भाई ये 2027 तक यूज़ हो जाएगी, तो वो खुलने से पहले वो खुलने की पहले की है उसकी। जब वो खुल गई तो उसकी जो वो कहते हैं ना लाइफ चेंज हो जाती है, वो कन्वर्ट इनटू शेल्फ लाइफ हो जाती है उसकी, तो वो उसका टाइमर चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ होता है कि नहीं अभी भी 2027 ही लिखा है तो हम तब तक खींच सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे अगर आप सिरप्स वगैरह बच्चों को पिलाए जाते हैं, उसकी हार्डली, क्योंकि एक बेसिकली अगर आप सिरप देखें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 ml का होता है, 120 ml का होता है, इतना मतलब होता है। तो वो उन्होंने उस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन में आपका डोज खत्म हो जाएगा, आप कंप्लीट आप कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है पूरा करेंगे। तो वो उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसे किया होता है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि अनफॉर्चुनेटली हम कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं पूरा करते, 2 दिन में आराम आ गया तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 14 दिन तक आप रख सकते हैं। कुछ सर्टन होती हैं जो आप 28 दिन तक भी जा सकते हैं, अदरवाइज ये है कि महीने से ज़्यादा नहीं। अगर आपका खुला रह गया 1 महीने हो गया, फेंक दें उसको, डिस्कार्ड कर दें उसको। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सस्पेंशन जो है ना माएँ लेती हैं पाउडर वाले सिरप, और उनका वो उनको ये होता है, वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब हम उनको दोबारा प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो कहती हैं कि जी मेरे पास तो पहला ही इख्तियार पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये जब रेडी हो जाता है तो उसके बाद इसको कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सस्पेंशन का भी मैंने आपको टाइम बताया कि 14 डेज तक जो है ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन का जैसे आपने बात की, तो मैं एक चीज़ और लोगों को कहना चाहूँगी, इसको होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, ये उसके ऊपर लिखा भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पाउडर वाला जब चीज़ बनाते हैं तो उसको अच्छे से ना आप उसको अच्छे से शेक करना है आपने, ताकि उसका जो कॉन्टेंट है वो उसमें मिक्स हो जाए। बिकॉज आपको बेसिकली कॉन्टेंट चाहिए, आप दोबारा से फिर पानी ही पी लेंगे तो फिर आपको वो तो सब थेरेप्यूटिक डोज चले जाएगी। तो ये चीज़ें जो है वो मेक श्योर करें आप, तो वो चीज़, और 14 दिन तक जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एंटीबायोटिक्स जब डॉक्टर लिखते हैं तो उन्होंने उस पर डोज मेंशन की होती है कि आपने 500 मिलीग्राम लेनी है, 750 लेनी है, 250 लेनी है या 1 ग्राम लेनी है। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही उस डोज को कम कर लेते हैं। इस डोज को कम करने के नुकसानात क्या होते हैं? ये आई थिंक ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों को इसकी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है।
इसमें ये होता है कि एंटीबायोटिक्स के स्पेसिफिकली ये होता है कि एंटीबायोटिक की आपको पता है कि रेसिस्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि हमारा जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है ना, हम वो पूरा नहीं करते हैं। आपको जब एक मेडिकल एडवाइज़र कहता है कि आपने ये 3 दिन लेनी है, 5 दिन लेनी है, 10 दिन लेनी है या 14 दिन लेनी है और जितनी डोज में लेनी है उतना ही लेना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जो है ना, आप अपने बॉडी में वो कहते हैं ना, बैक्टीरिया को उस दवाई के लिए रेसिस्टेंट कर देते हैं कि उसको समझ आ जाता है कि अच्छा ये दवाई ऐसी है। आप अपना ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं करते, कि नॉर्मल लैंग्वेज में लोगों को बताएं कि वो अपना ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा आपने बैक्टीरिया को भी इतना पावरफुल बना दिया कि अगली दफ़ा जब वो दवाई खा रहे हैं वो असर ही नहीं हो रहा। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मतलब ट्रीट हो सकते हैं, इवन एक्सीडेंट वाला इंसान भी बच सकता है, लेकिन अक्सर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से मर जाता है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हमारे पास अब इस टाइम अगर पाकिस्तान की बात करूँ से 1 या 2 ऐसी दवाइयाँ बच चुकी हैं जो कि सिर्फ अभी मतलब आप कह सकते हैं कि जो है वो आप इंसानों से रेसिस्टेंट नहीं हुआ है, तो वो हमारे पास सेफ्टी, अगर वो भी खत्म हो गई तो आप सोचेंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स जो है वो रेसिस्टेंस की वजह से ही होने लग जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है लोगों को ये गाइड करना कि प्लीज़ एंटीबायोटिक का अगर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जितना दिया जाता है, जितनी दवाई कहा जाती है, वो तब थेरेप्यूटिक डोज हो जाती है। उसका थोड़ी देर के लिए थोड़ा असर होगा, लेकिन प्रॉपर असर नहीं होगा जितना चाहिए, और आप कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं पूरा करेंगी तो आप उसकी रेसिस्टेंट कर देंगे। तो प्लीज़ एडवाइस, अपने मेडिकल एडवाइज़र की एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करें। ये एज ए सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब बीइंग कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, आप ये क्या समझती हैं कि लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पूछते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई मैंने पानी से खानी, दूध से, लस्सी से या चाय से? आपके नज़दीक दवाई किस चीज़ से खानी चाहिए? दवाई बेसिकली ये दवाई ऑब्वियसली आपने पानी से खानी चाहिए, ठीक है, पानी से ही मतलब वो चीज़ होती है। दूध लस्सी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें तो हम मिल्क प्रोडक्ट्स को मतलब कहते हैं कि भाई आप अगर ले भी रहे हैं तो आप गैप दें, क्योंकि उसमें जैसे टेट्रासाइक्लिन्स की हम बात कर लेते हैं तो चिलेट्स वगैरह बन जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मोस्ट अगर अप्रोप्रिएट मीन है डेट इज़ वाटर, तो आप पानी से लें, और पानी में भी अक्सर लोग कह देते हैं ठंडा पानी, गर्म पानी, ये भी उनके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो अब नॉर्मल जो आपका एक लूक वाटर होता है ना, आप उसको जो है यूटिलाइज करें और फिर जो अपनी दवाई लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पीपीआई इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यानी मैदे के कैप्सूल बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, तो क्या इनके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका क्या है? इनके इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका क्या है? बिल्कुल, इसमें ये होता है कि आपका जो नाश्ते से आधा घंटा पहले सुबह में अगर आपको, और इनको भी आपने वैसे नहीं लेना कि भी मेरा मैदा हो जाता है तो मैं ले लेता हूँ। नॉर्मली इनको रिकमेंड ये किया जाता है जब आप कोई हैवी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, तो उसके साथ ताकि आपका मैदा, वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरा मैदा बहुत ख़राब हो गया है या मतलब ठीक से नहीं हो रहा, हार्ड बन हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो शो करते हैं। तो उस केस में आपने इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं अपनी बनाने नहीं, लेकिन सर्टन वे में जो आपने इसको लेना है, और आपने सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले जो है वो आपने इसको लेना है, वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होता है। और उसके बाद आप नाश्ता करें एंड देन आपका होल डे जाता है। इसका मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आपने इसकी बात की, लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो स्टमक का एसिड होता है उसको जो है ये इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। अगर नॉर्मल बताएं तो अगर ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसको ले ही जा रहे होते हैं, वो कहते हैं हम ये नहीं लेते तो इसका गुजारा नहीं होता, और वो कहते हैं ना ईयर्स से ले रहे हैं। उसमें क्या होता है तो उनका जो नॉर्मली एसिड, क्योंकि एसिड आपको भी पता है कि हमारे स्टमक में एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, तो अगर आप उसको इनहिबिट ही कर देंगे तो वो जितना नॉर्मल चाहिए वो उससे भी कम हो जाता है। फिर उसमें आपने देखा होगा अक्सर कॉम्प्लिकेशन में लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, टाइफाइड जैसी, डायरिया जैसी, क्योंकि प्रोटेक्टिव रोल है ना, बैक्टीरिया को भी तो किल कर रहा है ना वो फिर हमारा उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मैदे के कैप्सूल जो सर ने बात की है, PPIs है, तो उनको प्लीज़ आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए मत लिया करें। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन बी हार्मफुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको बहुत नुकसान देंगे, ठीक हो गया, अदर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ कुछ लोगों को गैस, अफारा और वो कहते हैं तेजाबियत रहती है, तो एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सिरप लेते हैं जो मैदे के लिए गैस वगैरह, तो उनका इस्तेमाल का तरीका खाने की अगर बात करें तो कब करें, अगर खाने से पहले करें तो उसके नुकसान क्या है? खाने से पहले करें तो उसके नुकसान क्या हैं, या उसको लेने का सही तरीका क्या है? सही तरीका जो है बेसिकली उसका ये हो जाता है आपके पास कि आप खाने के बाद जो है वो उसको रिकमेंड है, बिकॉज आप उसको कहते हैं ना कि आप जैसे तेजाबियत अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, एंट एसिड है कि आपकी वो जो भी एसिडिटी वगैरह हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, आप उसको जो है कम करना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि जब आपने खा लिया है, बहुत हैवी सा डोज ले लिया है, तो उसके बाद जो है वो आप उसका इनटेक करें एंड देन जो है वो आप उसको जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर फरीहा अनमोल हमारे साथ मौजूद होंगी और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ डॉक्टर फरीहा अनमोल मौजूद हैं जो कि फार्मासिस्ट हैं और फार्मेसी और मेडिसिन की डोज के ऊपर अपनी मजबूत ग्रिप रखे हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर फरीहा, हम बात कर रहे थे एंटासिड के इस्तेमाल की कि मैदे की दवाइयाँ, तजाबियत, गैस, अफारे, इसकी दवाइयों के इस्तेमाल के तरीके के ऊपर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई दवाई असर नहीं करती, मैं जब भी खाना खाती हूँ या खाता हूँ तो मुझे कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे सुकून मिल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ से ज़्यादा ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकली साइड पे भी जो है इस तरह के इश्यूज मूव कर जाते हैं, क्योंकि हमने शायद अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बना लिया हुआ है कि हमें ट्रस्ट इश्यूज जो हैं, एक तो ट्रस्ट इश्यूज हमारे चले गए हैं कि दवाइयों से हटके हम अपने मेडिकल जो एडवाइजर्स होता है उस पर रख करके हमें लगता है कि हमने जो चीज़ डिसाइड किया कि नहीं इसने मुझे सुकून दिया था, तो वो थोड़ा सा, एक तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चीज़ें साइकोलॉजिकल साइड पे भी चले जाती हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। दूसरा, वो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो, अब मैं ब्रांड्स के नेम नहीं लेना चाहूँगी, तो अगर आप उस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, उनकी भी जो आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसमें भी इस तरह के जो एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, जो समहाउ आपकी मेडिकेशन में भी जो है वो आपके पास यूज़ हुए हैं कंटेंट्स, तो समहाउ वो उस तरह से सोडामेंट है, सोडियम साइट्रेट है और इस तरह की चीजें, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, शुगर, साल्ट, हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कॉमन पब्लिक को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें, तो दैट्स वाई वो ये है कि उनका वो उस तरह से चीज़ें जा रही होती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि अगेन जंक फूड या सोडा ड्रिंक्स वगैरह जो है इट्स नॉट लाइक गुड थिंग्स, तो हमें इसको प्रमोट तो नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर अनमोल, अगर कोई पेशेंट मेडिसिन खरीदता है, उसके ऊपर बीइंग अ फार्मासिस्ट उस पेशेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो उस मेडिसिन की डेट ऑफ एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखें? बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट आप क्या समझती हैं कि उसको देखना चाहिए एक पेशेंट को अपनी दवाई के बारे में क्या मालूमात होनी चाहिए? ये बहुत ज़रूर उनको पता होना चाहिए एक्सपायरी, बल्कि मैंने इस पे, आपको पता है जैसे सोशल मीडिया पे डिफरेंट वीडियोस पे शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने इस पे एक वीडियो भी डाली थी और लिटरली वो मेरी वन ऑफ द, कहते हैं ना कि वायरल वीडियो थी, जिसमें मैं एक्चुअली लोगों को बता रही थी कि जो टैबलेट्स हैं उसमें से आप किस तरह से पढ़ सकते हैं अपनी एक्सपायरीज को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि डब्बे के ऊपर तो आपको समझ आ जाती है कि किस तरह से पढ़ना है, काफ़ी लोगों को शायद वो भी आइडिया नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो आइडिया है कि आउटर पैकिंग के ऊपर जो लिखी होती है उसको तो पढ़ लें, लेकिन जो स्ट्रिप्स होता है, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है कि एक टैबलेट्स का जो स्ट्रिप्स है कि उसके ऊपर कहाँ लिखी होती है, और उसके ऊपर भी अगर उनको मिल जाए कि ये पूरी लाइन लिखी हुई है, उसमें भी 2-3 चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन होती है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि पहले वाला हम पता है कि बैच नंबर होता है, फिर कहाँ से ई से शुरू हो रही है, तो ये चीज़ें उनको जो है बतानी होती हैं, तो पेशेंट को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसका मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों का ये होता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेन किलर है, किसी ने एक पेन किलर खरीदी, ठीक है, उसको दर्द थी, उसने 1-2 दफ़ा खाई, पूरा पत्ता ले लिया ना उसने, थोड़ा सस्ते में मिल गया था। अब वो क्या था कि वो शायद वो पत्ता जब उसने खरीदा था उस टाइम वो 6 महीने उसकी लाइफ थी कि वो एक्सपायर मतलब होने में थी, उसने खरीदा, उसने 2-3 गोलियां खाई और फिर वो पड़ा रहा। नेक्स्ट ईयर आप कह सकते हैं कि उसको जो है वो पेन हुई, उसको लगा कि मैंने ये दवाई खाई थी, ठीक हुआ था, वो दोबारा से वो चीज़ है। अब उसने अगर एक्सपायरी नहीं चेक की तो आप सोचे कि वो उसका तब तो 6 मंथ्स का स्पैन था ना, अगर उसने एक फार्मेसी में से भी ली तो उसने एक टाइम के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो दवाई प्रोवाइड की, लेकिन अगर उस टाइम वो एक्सपायरी नहीं देखेगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगर एक्सपायरी दवाई खा ली जाए, हाँ जी, तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? मुझे बस इस बात से ये था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैंने वहीं पे बात स्टॉप कर दी। हाँ जी, एक्सपायरी दवाई जो है, अच्छा इसका ना मुख्तलिफ होता है थोड़ा सा ना, लोगों को एक्सपायर मेडिसिन के लिए भी ना अब मैं कह सकती हूँ कहीं जगह पे उनको ज़्यादा थ्रेट मतलब फील हो रहा है, तो थोड़ी सी इसकी भी मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में, तो वो भी आई थिंक हमें क्लियर करनी चाहिए। उसमें ये होता है कि एक्सपायर मेडिसिन जो, अगर मैं जैसे मैं ड्रग लॉ के अकॉर्डिंगली भी अगर बताऊँ आपको, तो एक्सपायर मेडिसिन में हम क्या कहते हैं कि जो उसने क्लेम्ड किया ना कि इसमें ये कंटेंट मौजूद है, इतने % मौजूद है, जो उसने लेबल पे क्लेम किया, वो नहीं रहता, ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम जो है आप कह सकते हैं कि उसकी जो पोटेंसी है ना वो डिक्लाइन कर जाती है। अब इसका ना 2 तरह से हो सकते हैं, एक ही हो सकता है कि भाई विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी पोटेंसी इतनी डिक्लाइन कर गई कि जैसे आपकी दवाई पहले 100% अफेक्ट कर रही थी, 90% कर रही थी, तो अब जब आपने एक्सपायरी डेट के बाद अगर किसी ने उसको ले लिया तो हो सकता है वो 60% कर रही हो, तो वो अगेन वही जैसे मैंने कहा कि सब थेरेप्यूटिक डोज हो जाएगी। एक ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे उसकी एक्सपायरी खत्म हुई, उसकी पोटेंसी गिरी, तो उसके जो कॉन्टेंट्स है, क्योंकि उसमें देखे ना एक्सिपिएंट्स भी हैं और उसका API भी उसमें मौजूद है, तो वो दोनों को मिलाकर जो है ना वो उन्होंने एक सर्टेन टाइम के लिए उनको एक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में जो है उसको बनाया है। तो अब हो सकता है कि टाइम के साथ साथ वो जो थे ना उनकी भी एक लाइफ थी, उसके बाद जो है वो डिटोरिएट होने लगे हैं, उन्होंने मिलकर कोई एक नया केमिकल बना दिया और वो केमिकल हार्मफुल है, तो वो किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो ये दोनों साइडों पे जा सकता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्सपायर मेडिसिन को आप मत लें, लेकिन अगर किसी ने गलती से किसी सेप में ले ली है तो ज़रूरी नहीं कि वो इतनी हार्मफुल होगी कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, लेकिन इट कुड बी, हो भी सकती है। ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर फ्रिया, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, कैल्शियम और आयरन का इस्तेमाल कुछ लोग कहते हैं इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट ने इसको अलग भी लिखा होता है, कुछ ने इसको मिक्स भी लिखा होता है, आपकी नज़र में इसका इस्तेमाल कैसे बेहतर है? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्योंकि इंटरैक्शंस हो जाती हैं, ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग फूड इंटरैक्शंस भी हो जाती हैं, तो मैं अगर अपना पर्सनल ये चीज़ बताऊँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं कोई अगर पेशेंट कोई भी दवाइयाँ ले रहा है ना, अगर उसमें पॉलीफार्मेसी भी इन्वॉल्व है, तो वो कोशिश करे कि कोई भी दवाई थोड़े से गैप के साथ ही ले। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, अगर एक टाइम सुबह के टाइम उसने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी लेनी है तो एटलीस्ट वो आधे घंटे का गैप रख ले, ताकि इससे जो इंटरैक्शन के वैसे इंटरैक्शन के चांसेस नॉर्मली 2 आवर्स के गैप से जो है ना वो खत्म हो जाते हैं एक तरह से, कि अगर आप एक दवाई आपस में इंटरैक्ट भी कर रही हैं तो अगर उस तरह से लें तो उनका काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है उसका चांसेस। तो ये है कि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती कि इकट्ठा मतलब लिया जाए। अदरवाइज देखना, मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको मुख्तलिफ चूलेट्स बन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा गैप एटलीस्ट दें। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन ये तीनों किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इसको रात में इस्तेमाल करे या दिन में करे? दिन जो है वो बेटर होता है, स्पेशली आप अगर नाश्ते के बाद जो है ना, मतलब अच्छे से कुछ खाकर, तो अगर आप नाश्ते के बाद इसको ले रहे हैं ना तो वो ज़्यादा जो है वो आपके बेहतर जो है वो हो जाता है। तो आई प्रेफर्ड कि आप जो है वो मल्टीविटामिन्स को मॉर्निंग में यूज़ करें, ताकि वो पूरा दिन आपकी एक ओडी की डोज जो है वो मेंटेन हो जाएगी। और नॉर्मली वो जो आपको पता है कि विटामिन्स में जैसे फैट सॉलेबल है, वाटर सॉलेबल्स हैं, तो अक्सर वो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है कि क्या खा के लेनी होती है वो, तो वो चीज़ भी होता है। सो लाइक आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है। हाँ। कुछ को एंजाइम भी हमें देने पड़ते हैं पेशेंट्स को। हाँ जी। तो को एंजाइम लेने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो खुराक के दरमियान में लिया जाए, पहले लिया जाए या बाद में? इसको जो है वो आप, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, थोड़ा सा वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा पेशेंट टू पेशेंट वेरी। हाँ जी, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन बेसिकली ये है कि खाली पेट तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, इतना मैं बता सकती हूँ। तो इट्स बेटर कि व्हेन यू ईट सम फूड, और आफ्टरनून को मैं इसमें प्रेफर कर सकती हूँ। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब ये मेरा अगला सवाल ये है कि स्किन से रेलिवेंट जितनी भी हमारी क्रीमें हैं, लोशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, आम बंदा ये समझना चाहता है कि ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन में फ़र्क क्या है? ये वैसे क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम बंदे को डिफरेंशिएट भी जो है वो हो पाएगा। हाँ, ये तीनों जो हैं आप कह सकते हो कि इट्स अ फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, ठीक है, इसी तरह से जो है ना आपकी जो टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स होती हैं ये उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें ना मुख्तलिफ आ जाता है, जैसे इनका बेस का कोई वाटर इन ऑयल बेस होती है, कोई ऑयल इन वाटर बेस होती है, जिसमें जैसे वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, ऑयल का कम हो जाएगा, किसी में वाटर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा, ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिस तरह से हम डालते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसमें डिफरेंस आ जाता है, देन इनका टेक्स्चर का जो है वो डिफरेंट आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको ऑइंटमेंट्स में और उसमें जो है डिफरेंस बताती हैं। लोशंस में आपने अब अगर लगा के भी आप देखें तो आपको पता लग जाता है कि लोशन किस तरह का है, ऑइंटमेंट का कोई थिक बेस होती है, कोई थिन होती है, कोई बस वॉलेटाइल सी होती है। तो लाइक दिस इज मैन्युफैक्चरिंग में आप कह सकते हैं इट्स अ डोजेज फॉर्म ऑफ टॉपिकल, एंड मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस होता है। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी कब लगानी है। बेसिकली डॉक्टर्स जो है, मैं ये नहीं इसमें ना थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी आ जाता है। जैसे आप कहते हैं फार्मास्यूटिकल जो है कंपनीज हैं, अब उनका इसमें ना थोड़ा सा मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं कि भाई एक होता है ना कि आप अच्छा एक प्रोडक्ट ला रहे हैं कि वो कहते हैं लगता है, देखें फील नहीं होता है ना, या ब्यूटी में भी जा रहे हैं, क्रीम्स में, तो ये उसमें उनका ज़्यादा आ जाता है। डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिकली इसलिए नहीं चूज़ करते कि लोशन लगा ले, वो एक तो देखते हैं कि पेशेंट का कंप्लायंस किस में जा रहा है, ठीक है, दूसरा वो देखते हैं कि हमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए वो किस फॉर्मुलेशन में मौजूद है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप बीइंग अ फार्मासिस्ट, आप कॉस्मेटेड या मेडिकेटेड जो क्रीम्स और शैम्पू होते हैं, तो उसमें से आप प्रेफर किसको करेंगे? कॉस्मेटेड, मेडिकेटेड। बेसिकली मैं जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे अगर मैं इवन बात करूँ, कभी शैम्पू की बात करूँ, तो मैं जो सल्फर फ्रीज शैम्पूज होते हैं मैं खुद भी वो मतलब यूज़ करती हूँ। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट को, क्योंकि आजकल आपको पता है वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ फार्मासिस्ट, आई थिंक वर्ल्ड जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, लोगों को उसकी समझ आ रही है। हाँ, ऑर्गेनिक से मेरा हर्बल जो प्रोडक्ट्स है वो हरगिज़ उस तरह से मतलब नहीं है। इट्स लाइक जैसे आपने मेडिकेटेड की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि मेडिकेटेड को प्रेफर किया जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड भी हूँ। रजिस्टर्ड भी हूँ, बिल्कुल जी, रजिस्टर्ड हूँ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, कब्ज़ की दवाइयाँ लोग कुछ लेते हैं और ये सेल्फ मेडिकेशन ही ज़्यादा लोग करते हैं, तो कब्ज़ की दवाई लेने का बेहतरीन टाइम क्या है? कब्ज़ की दवाई लेने का बेहतरीन टाइम होता है, कुछ लोग बेड टाइम पे लेते हैं। हाँ,
एग्जैक्टली अच्छा, इसमें ये है कि बेसिकली थोड़ा सा दोनों आपके क्वेश्चन को मिक्स कर देती हूँ कि हाँ, एक तो इसकी ये है कि आपको इसकी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है एटलीस्ट इवन अभी भी रिसेंटली भी मैं कुछ केसेस देख रही थी, अभी हॉस्पिटल प्रैक्टिस में बैठे हुए मेरे पास आ रहे थे केसेस, तो उन्होंने कहा नहीं हमें वो सीरप जो होता है, वो अगेन ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, वो थोड़ा सा उसमें हो जाता है, तो वो आ रहे थे पेशेंट तो कहते नहीं ये हमें प्लीज़ लाजमी चाहिए, अदरवाइज जो है मतलब मेरा हस्बैंड जो है वो मतलब उनको मतलब वो नहीं जा पाते वॉशरूम में, वो बहुत उनको फील होता है, वो बेहोश भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह की मतलब काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड वो पेशेंट था। तो मैं उसमें ये चीज़ कहना चाह रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा लिटरली सेल्फ मेडिकेशन होती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर इसका एक नॉर्मल सी चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को इसका पता होना चाहिए कि आपका जो पोटाशियम होता है वो इससे ज़्यादा हो जाता है जब आप लेते हैं, और आपको पता है पोटाशियम का अगर जितना ज़्यादा होगा वो एट द एंड आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमें शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि एक कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन जो है वो किस तरह से आपकी हार्ट की तरफ जाके, आपको देखा होगा आजकल हार्ट केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो किस तरह से जा रही है। तो ये भी जो है एक फैक्टर है, और उसका टाइम यही है कि बेड टाइम जैसे आपने बताया बिल्कुल कि रात के टाइम जिसमें कप्स आते हैं बेसिकली, तो वो कप्स जो हैं और उसमें समटाइम मैंने ये भी देखा 5 ml 10 ml 15 ml उसके ऊपर, लेकिन लोगों को मैंने देखा कि दो कप भी पी जाते हैं, कि 15 ml के 2 कप, जो अपनी तरफ से एक तरह से डल डोज होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको पहले आप ट्राई तो करें, हो सकता है आप 5, 10, 15 तक पे अगर डल डोज है, आई थिंक 15 ml जो है वो एनफ है, बहुत आपको लगे तो आप लें, अदरवाइज अगेन वही ना पोटाशियम बढ़ाने वाली बात हो गई, तो वो चीज़ है। तो बेड टाइम पे लें और अपना इतनी एक्सेसिव डोजेस मत लें, कोशिश करें कि 15 ml जो है उसका एक ही कप आई थिंक 15 वाला आ रहा है, तो वो जो आप उसमें लेके उसको कर दें, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, जैसे हम देखते हैं आजकल फाइबर का रोल भी बढ़ता चला जा रहा है, फाइबर के कंटेंट और उसके साशे फॉर्म में वो डिफरेंट फाइबर अवेलेबल है। एक फाइबर की एक आम आदमी अगर डोज समझे तो कैसे समझे, कितने साशे पर डे ले सकता है? जैसे कि फाइबो फाइब्रोकोल डिफरेंट साशे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इसको स्किप करना चाहेंगे, ठीक है, यानी ये आप डिपेंड करती है कि डॉक्टर डिसाइड करेगा हाँ, इसको मैं कि इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए और वो कब से पेशेंट आके वो पेशेंट जब आपको मतलब करेगा उसकी पूरी वो उसके वेट और हाइट के हाँ उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये क्या समझती हैं कि आपका एज और वेट ये मेडिसिन की डोज बनाने में कितना अहम होता है? ये बहुत अहम है, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि बच्चों की जो मेडिकेशंस होती है वो आपके एज और वेट के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट होती है, क्योंकि हम उनको एडल्ट डोज नहीं दे सकते। ठीक है। तो एडल्ट्स में तो होते हैं ना स्पेसिफिक वो चीज़ें होती हैं, और उस तरह से उनमें इतना वो कहते हैं ना कि डिफरेंस भी नहीं आता, चीज़ें करते हैं। लेकिन बच्चों की जो डोज होती है उसमें एज और वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डोज जो है इसी बेसिस पे कैलकुलेट होती है। इसलिए आप देख लेगा कि हर किसी की जो है ना वो सेपरेट आ रही होती है बच्चों में, कि किसी को 2.5 mg जा रहा है, किसी का 1.5 जा रहा है, तो इट्स डिफरेंट। कुछ मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं टैबलेट नहीं खा सकता, मुझे सिरप लिखें। अब सिरप की डोज एडल्ट में एडजस्ट कैसे करें? इसमें बेसिकली ये बहुत ये कंप्लायंस का इशू होता है, और ये समटाइम इवन मुझे भी हो जाता है, क्योंकि एक पेशेंट को अगर 250 mg की अगर कोई टैबलेट देनी है, हाँ, तो सिरप में तो टोटली 250 mg, इसका मतलब वो पूरी बोतल पिएगा? नहीं, उसमें आपने अगर देखा होगा कि एंड पे अगर आप देखें कि लेबल क्लेम उसका होता है कि इसका जो 5 ml है कंटेन दिस, ये 1 ml कंटेन 5 mg, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी mgs निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि आप अपने प्रिस्क्राइबर के पास जाएंगे तो वो बेटर आपकी डोज कैलकुलेट कर सकता है, तो वो आपका 1 ml में कितने mgs आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इसमें ये कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, एक्सपायरी मेडिसिन की कितनी डेट पहले तक अगर किसी बंदे के पास पड़ी है, वो इस्तेमाल करना चाह रहा है, उसमें 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाकी हैं, तो वो कब तक उसको इस्तेमाल कर सकता है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इतना डिबेटेबल इशू है ना इवन हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस में। तो इसमें बेसिकली ये हो जाता है आपके पास कि अगर तो उसमें मंथ मेंशन है ना खाली, जैसे अगर मैं दिसंबर की बात करूं कि अगर दिसंबर 2025 लिखा है तो आप इसको 31 दिसंबर तक यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसमें स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने जी 15 दिसंबर या 1 दिसंबर, दैट मीन्स कि वो आपकी लास्ट डेट हो गई। लेकिन नॉर्मली कहीं पे उन्होंने लगाया होता है ये क्रॉस, कहीं पे उन्होंने सिर्फ मंथ और ईयर लिखा होता है, तो उस टाइम आप एंड ऑफ द मंथ, ये मैं आपको बाय लॉ बता रही हूँ, मतलब बुक्स के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि ये चीज़ है कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें यही मैं कहूँगी कि अगर डिस्पेंसिंग के एंड पे आप बात करते हैं तो फिर डिस्पेंसिंग के एंड पे तो आपको उस तरह से हिसाब लगाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कोई फार्मेसी से एक डिब्बी खरीदने आया, 28 दिन की उसमें गोलियां हैं, तो अब उसको तो आप 31 तक नहीं ना दे सकते, क्योंकि आपने तो पेशेंट का देखना है कि उसने यूज़ कब करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना डिस्पेंसिंग टाइम आप मैनेज करेंगे। लेकिन जो यूज़ वाला टाइम है वो लास्ट डे तक कर सकते हैं अगर मंथ मेंशन है ओनली। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर प्रिया, अगर किसी सिरप या टैबलेट का कलर बदला हुआ नजर आए तो क्या पेशेंट उसको यूज करे या ना करे?
बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हम सबसे पहले ही कहते हैं। इवन आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, जैसे एक हमने कहा कि आप एक्सपायरी चेक करें, दूसरा आप उसको फिजिकली जो है ज़रूर मेजर करें कि उसका टैबलेट का, इवन जो हमारे पास जैसे सलाइंस वगैरह होती हैं समटाइम्स, तो उनमें भी आपने देखा होगा कभी कभी डिस्कलरेशन हो जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ इस तरह की है तो उनको बिल्कुल ना यूज़ करें, बल्कि उसको रिपोर्ट करें। फार्माकोविजिलेंस हमारा डिपार्टमेंट है पंजाब का जो काम कर रहा है डायरेक्टरेट के अंडर, तो उसमें इवन अब हॉस्पिटल्स में या कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास उर्दू वाले भी पड़े होते हैं और आपको इंग्लिश के फॉर्म्स भी पड़े होते हैं। उर्दू वाले बेसिकली पेशेंट खुद भी जो है उसका अटेंडेंट भी कर सकता है, डॉक्टर्स भी, फार्मासिस्ट भी, नर्सेज भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आ रही है तो आप इसको, हमारा एक फॉर्म होता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर, उसके अंदर रिपोर्ट करें। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि डिफरेंट किस्म की IV लाइंस जो है ना वो अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हम NS कहते हैं, रिंगर है, डेक्सट्रोज है, या इसके अलावा 25%। लोगों को समझने के लिए इनमें फ़र्क क्या है? इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इनकी फ्लूइड्स की वजह से ही हो जाते हैं, कि जब आप इन्फ्यूजन्स बना रहे होते हैं तो सम टाइम कोई चीज़ किसी के साथ नहीं देनी होती। तो अगर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे रिएक्शंस रिपोर्ट हुए थे जिनमें फ्यूजन्स का जो है वो काफ़ी सारा रोल था। तो लोगों के लिए आम टाइम में ये कहूँगी कि जैसे नॉर्मल सेल, अब इसकी ना पैकिंग भी सेम होती है, तो अब डिफरेंस किस तरह से करवाया जाए, बस ये है कि जैसे आपके पास डेक्सट्रोज की हम बात करें, वो ग्लूकोज है, ठीक है, तो आपको पता है ग्लूकोज किस तरह से होता है, तो 5% 10% की उसमें मिकदार बताई जा रही है कि इसमें इतना ग्लूकोज है, नॉर्मल लैंग्वेज में ये बता रही हूँ। इसी तरह से नॉर्मल सलाइन है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे लोगों को मैंने देखा है, इवन मैं एक बर्न डिपार्टमेंट में कर रही थी काम, तो वहाँ पे लोग कहते थे कि नहीं, मतलब उसे ना सलाइन से वॉश किया जाता है। तो मैंने कुछ पेरेंट्स जो थे उनका ये भी मैंने मतलब सुना, वो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तो नमक होता है, किसी ने हमें बताया, तो हमारे बच्चों के जब नमक से वॉश किए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखा गया। तो ये बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में नमक का पानी है, लेकिन ये बेसिकली हमारा आइसोटॉनिक है हमारी बॉडी के साथ, हमारे बॉडी के जो फ्लूइड है, हमारा जो ब्लड है उसके साथ। तो ये सेफेस्ट है कि हमारी बॉडी में जाके अंदर कोई इस तरह का नहीं करता। तो इस वजह से जो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं, जैसे हम इसको प्लेसिबो कह सकते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन है, जैसे इस तरह से कि वो बॉडी के साथ हमारा उनका आप कह सकते हैं कि आइसोटोनिसिटी वगैरह जो है, पीएच वगैरह मेंटेन होती है। तो ये सेफ होता है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेराइल हैं, बॉडी के अंदर जा सकती हैं, आपके खून के साथ मिलकर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकती, बल्कि फ़ायदा ही देंगी। तो ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कैल्शियम हमारी आती है पानी में डाल के पीने वाली टैबलेट, इनकी जब डब्बी लोग खोल लेते हैं, फिर उसके बाद इसके 2-4 टैबलेट यूज़ करते हैं और डब्बी का ढक्कन अगर खुला रह जाए, तो क्या इसकी एफिकेसी में फ़र्क आता है? एफिकेसी में उस तरह से तो नहीं आता, लेकिन ये है कि बिकॉज उन्होंने एयर टाइट इस वजह से किया कि मॉइस्चर अंदर ना जाए, ठीक है। तो जब मॉइस्चर अंदर चला जाएगा, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ दवाइयों पे भी लिखा होता है कि कूल ड्राई प्लेस पे करना है, तो इट्स मीन कि मॉइस्चर का रोल है। अब वो किस तरह से जा रहा है, कितने % अंदर जा रहा है, तो अंदर जाके कुछ ना कुछ वो चेंज उसमें कॉज कर सकता है। एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि एफिकेसी में आ जाए, लेकिन समहाउ आ भी सकता है, पोटेंसी पे भी आ सकता है, मतलब इट कुड बी। सो अगर एयर टाइट किया तो कोई पर्पस है ना उसको एयर टाइट करने का, उसको इवन आपने वो सिल्वर की उसमें भी रखा है, तो ऑब्वियसली कितना ज़रूरी है उस चीज़ को, तो ये ध्यान रखें आप। अच्छा, आप क्या अपने यंग फार्मासिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी जो उनकी अपना एक किरदार है माशरे के अंदर, उसको वाइब्रेंट किस तरह करें? ये मैं यंग फार्मासिस्ट को जो है स्पेशली कहना चाहूँगी, और मैं जब भी कहीं जाती हूँ, किसी कॉलेजेस में अगर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज़ हाईलाइट करती हूँ कि आप अपने आप को एक तो एजुकेटेड तो हम हो रहे हैं, लेकिन खुद को नॉलेजेबल भी बनाइए, क्योंकि आपका नॉलेज वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है और एक से वो कहता है ना कि आपको एक स्ट्रॉन्ग जगह पे खड़ा करता है। सो अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, और नॉलेज को सिर्फ इन्हांस ही नहीं करना, बल्कि उसमें जो है ना आपने उसको अपडेट भी करना है। टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आती हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि रिसर्चेज आ रही हैं, या मार्केट किस तरफ जा रही है, नए लॉज बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दूसरा मैं ये कहूँगी कि जब भी आप किसी भी पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करें, तो कॉन्फिडेंट के साथ कम्युनिकेट करें और एम्पैथी के साथ कम्युनिकेट करें, बिकॉज बीइंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एम्पैथी जो है वो हमारा वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक आप कह सकते हैं कि टूल है जिससे हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट पे जो है मैं उनको ये कहूँगी कि आप लोगों को अवेयरनेस ज़रूर दें जहाँ भी आप खड़े हैं। अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी में खड़े हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे खड़े हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में खड़े हैं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में खड़े हैं, तो आप जहाँ पे भी खड़े हैं, बीइंग अ फार्मासिस्ट, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट खड़े हैं, आप लोगों को अवेयरनेस कीजिए और उनको काउंसिल कीजिए। हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। डॉक्टर फरिया अनमोल का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सो मैं पब्लिक को जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी दवाइयाँ हैं हमारी, वो जो हैं वो बहुत ही पावरफुल टूल है
ठीक है, आप जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो दवाइयों में वो ताकत है कि वो आपको उस बीमारी से जो है ना, वो कहते हैं ना ठीक कर सकती है, आपको दोबारा से जो है ना वो कहते हैं ना हेल्दी कर सकती है। सो इनको ना आप रेगुलर प्रोडक्ट्स की तरह मत डील कीजिए, इनको गोलियों टॉफियों की तरह मत डील कीजिए, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी यही था कि हमारी जो सेल्फ मेडिकेशन है, तो इनको पावरफुल टूल है और उसको उसी तरह से रहने दीजिए। मेडिकल जो एडवाइज़र है आपकी, उसकी कंसल्टेशन के बाद ही इनको यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपने कभी भी कोई मेडिसिन को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है या इवन चेंज करना है, तो आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी एडवाइस के बगैर आप ये डिसीजन खुद से मत लीजिए। शॉर्ट टाइम के लिए शायद आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। सो लास्ट में, क्योंकि बिगा आप फार्मासिस्ट हूँ, तो ये कहूँगी कि फार्मासिस्ट जो है वो इट्स वन ऑफ द, आप कह सकते हो, एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। जैसे अगर कम्युनिटी फार्मेसी की बात करूँ तो लोगों को ईजिली अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसकी गाइडेंस को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को समझिए, सही डोज को, सही दवाइयों को, उनके इस्तेमाल करने के तरीके को जो है वो समझिए। और जो है फार्मासिस्ट से ये कहूँगी कि इसको जो है वो एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कीजिए सेल्फ मेडिकेशन को रिड्यूस करने में। जी डॉक्टर साहब, पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे और आपके सोशल टूल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? सो थैंक यू सो मच। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे पार्ट टाइम जो है ऑल्सो अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो जो भी कोई, अगर आपकी कोई क्यूरीज हों या कुछ भी हो, अगर आप कुछ भी डीएम्स करना चाहें, कहना चाहें, तो हमें फेसबुक पे आपको फरीहा अनमोल के नाम से जो है वो मिल जाऊंगी। इंस्टाग्राम पे आप फरीहा चेरी के रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर फरीहा अनमोल, जहाँ पे लोगों के लिए हेल्थ से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें जो है वो शेयर होती रहती हैं। सो यू कैन विजिट मी देयर। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत Thank बहुत you, शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आज हमने सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, एक फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में फ़र्क क्या होता है, और दवाई जब आप ख़रीदते हैं उसकी डोज को किस तरह लेना ज़रूरी होता है, एक्सपायरी डेट और बाकी सारे मामलात पर हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की। अगर आपको हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई अपनी राय का आप इजहार करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम अपना जो नेक्स्ट प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं वो आपके सवालों को या आपके कमेंट्स की राय को मद्देनज़र रखते हुए हम उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। मुझे डॉक्टर फरीहा अनमोल और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।